नमस्कार। हिंदी ग्रामर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा हमेशा की तरह। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक ले रहे हैं, व्याकरण का। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। हमने पिछली कक्षाओं में शब्दों की उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो है प्रकार पढ़े थे, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द की एक क्लास हुई थी, एक देशज शब्द की क्लास हुई थी, विदेशी शब्दों की 2 क्लासें हुई थी और संकर शब्द की एक क्लास हुई थी। वो भी आप देख लेना अगर नहीं देखा है आपने तो। आज हम शब्दों की रचना के आधार पर जो है उसके प्रकार लेते हैं, तो जिसमें आप जानेंगे कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस प्रकार की क्या विशेषता होती है और उसके क्या प्रमुख उदाहरण हम ले सकते हैं। ये तमाम जो बातें हैं उस पर आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रचना के आधार पर तो शब्दों की जो रचना प्रक्रिया है, शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हम जो है हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जा सकते हैं। कितने के भेद किए जा सकते हैं? 3। यानी कि रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के हम कितने भेद करेंगे? हिंदी में 3 भेद करेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, पहला रूढ़ शब्द, ठीक है, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। तो पहला तो हो गया रूढ़ शब्द, है ना, दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरे के अंदर रूढ़ और योग दोनों का मिला दो, है ना। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा कौन सा हो गया? योग रूढ़ शब्द। आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार का कौन सा भाग नहीं है, तो वहाँ पर आपको दे देंगे रूढ़ शब्द और ब में दे देंगे यौगिक शब्द, स में आपको दे देंगे योग रूढ़ शब्द और द में आपको दे देंगे देशज शब्द। तो आपको पता होगा कि रचना के आधार पर जो है देशज शब्द है वो रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार में नहीं आता है, तो आप सीधा कर दो कि ये गलत है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की, ठीक है ना। जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमको, रूढ़ मैंने जो रूढ़िगत है, यानी जो परंपरा से चला आ रहा है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पारंपरिक, है ना, जो शुरुआत से चला आ रहा है, रूढ़िगत है जो, वो है रूढ़ शब्द। और इसके हम ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में जो है वो प्रचलित हो गए हैं। समझ गए? जैसे कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से ही, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसका अर्थ उस रूप में ही निरंतर चला आ रहा है और कोई उसका अर्थ नहीं है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। उनको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। दूसरी विशेषता क्या होगी रूढ़ शब्दों की? ये तो रूढ़ शब्द की परिभाषा हो गई सामान्यतः। और क्या परिभाषा हो गई? कि वे शब्द जो व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए जो है वो वर्षों से एक प्रयुक्त अर्थ होने के कारण वर्षों से उसी का विशिष्ट, उसी अर्थ में उसका उपयोग होता है और उस कारण से जो है किसी विशिष्ट अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं, प्रचलित हो गए हैं, उसका अर्थ प्रचलित हो गया है, उनको हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्लियर? सॉरी, योग रूढ़ नहीं, रूढ़ शब्द, है ना, उनको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, या ये उनको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। तो दूसरी बात यह है कि इन शब्दों का निर्माण है, जो इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती। पहली बात तो क्या हो गई? ये परंपरा से इनका अर्थ चला आ रहा है, एक विशिष्ट शब्द के लिए विशिष्ट अर्थ है, वही मान्य है। और दूसरा, ये जो शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, इनकी रचना प्रक्रिया, ये शब्द कैसे बने, ये जो है अधिकांश शब्दों के बारे में हमें पता नहीं होता। कुछ का होता भी है लेकिन कुछ का ना भी होता है, ठीक है ना। तो इनका जो ये शब्द कैसे बने, इनकी रचना प्रक्रिया क्या है, उसकी भी हमें जानकारी कोई नहीं होती है। फिर जो है तीसरी जो इसकी मुख्य बात यह है रूढ़ शब्दों के बारे में, वो ये है कि इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता।
यानी इन जैसे वो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त है उसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होंगे, उसका कोई अन्य अर्थ कभी भी नहीं लगा सकते आप, नहीं हो सकता। तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के, बहुत अच्छी बात है, उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। यानी मान लीजिए कोई रूढ़ शब्द है और उसको आपने 2 भागों में या 3 भागों में बांट दिया, तो किसी एक टुकड़े का कोई अपने में स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। कहने का मतलब ये है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े करोगे तो उन टुकड़ों का फिर कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होगा। तो क्लियर बात हो गई। यानी कि ये जो रूढ़ शब्द होते हैं उनकी पहली विशेषता, तो पहली बात तो रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या हो गई, वे शब्द जो लंबे समय से जो है किसी विशिष्ट अर्थ के लिए जो है प्रचलित किए जा रहे हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होगी, विशेषता ये होगी कि इन शब्दों की, पहली बात तो इन शब्दों का जो निर्माण प्रक्रिया है वो कोई उसका कोई पूर्ण रूप से कोई ज्ञात नहीं होता, उसकी कोई जानकारी हमको नहीं होती है। दूसरी विशेषता इनकी क्या होगी कि इनका कोई जो अन्य अर्थ है वो अन्य अर्थ भी नहीं होता है ना, इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है। और तीसरी बात हो गई कि इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर। तो जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे दूध शब्द है, दूध के आप टुकड़े करो तो टुकड़े होंगे क्या, है ना। दू और ध कर दिया मान लीजिए तो दू का कोई अर्थ नहीं हुआ, ध का कोई अर्थ नहीं हुआ, है ना। गाय शब्द है, टुकड़े करोगे तो क्या अपने आप में कोई अर्थ है क्या, गा का कोई अर्थ है क्या, अरे ये का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। रोटी है ना, दीपक है ना। इसी प्रकार से आपका पेड़ शब्द है, अच्छा अलग से अर्थ भी नहीं है। और जैसे अब दूध शब्द है, इसका तो चलो आप थोड़ा इसकी उत्पत्ति हम जान सकते हैं कि दुग्ध से बना है, संस्कृत का दुग्ध शब्द है, उससे दूध बन गया तद्भव होकर के। लेकिन जैसे आपका रोटी शब्द है, अब रोटी शब्द का आपको पता है क्या कि इसकी रचना प्रक्रिया क्या है, नहीं है ना। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी रचना प्रक्रिया भी हमें पता नहीं होती। दीपक हो गया आपका, पेड़ शब्द है जैसे, इसकी रचना प्रक्रिया हमें पता है क्या, नहीं है ना। तो ये इनकी विशेषता भी मैं बता रहा हूँ साथ में कि ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी कोई रचना प्रक्रिया भी हमें पता नहीं होती है। पत्थर शब्द हो गया आपके, देवता शब्द हो गया, है ना। आकाश शब्द हो गया, जैसे मेंढक शब्द है। इसी प्रकार से आपका जो स्त्री शब्द है। तो कहने का मतलब ये है कि रूढ़ शब्द वे हैं जिनका जो है अलग से कोई दूसरा कोई अर्थ नहीं होता, उनका विशिष्ट जो अर्थ परंपरा से चला रहा है वही अर्थ जो है उनका मान्य होता है। ठीक है, और टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अगला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला जो आता है वो आता है यौगिक शब्द। पहला तो रूढ़ शब्द हो गया, अब आता है यौगिक शब्द। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यौगिक का मतलब होता है मिला हुआ। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मिलना, मिलाना। तो यहाँ क्या किसका मिलाप होगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलाप होगा। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन पहली बात तो ये होगी कि वो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने, योग से बने। ठीक है, फिर उन शब्दों का अपना पृथक मैंने अलग, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। यानी उन शब्दों को जब आप अलग करोगे ना, तो उन दोनों शब्दों का या तीनों शब्दों का जो मिले हैं उनका उनका अपना अलग अर्थ भी होता है। जबकि रूढ़ शब्द में अलग अर्थ टुकड़े करने पर उनका नहीं होता है। जबकि क्योंकि रूढ़ में शब्द एक ही होता है, केवल अक्षरों के हम टुकड़े करते हैं तो उनका अर्थ कोई होता नहीं है। तो यहाँ शब्द मिल रहे हैं, है ना, तो उन शब्दों का आप अलग करोगे तो उनका भी अलग अर्थ भी अपना होता है। ठीक है ना। फिर जो है अब इनका अलग अर्थ तो होता है शब्दों का, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं या 3 शब्द मिलते हैं या 2 शब्द मिलते हैं, किंतु वे मिलकर, ठीक है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। क्लियर। यानी कि जो यौगिक शब्द हैं उनका टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अपना अलग अर्थ भी होता है। क्लियर। और जब वे दोनों शब्द या तीनों शब्द मिलते हैं, ज्यादातर तो 2 शब्द ही मिलते हैं, हो सकता है कुछ स्थिति में 3 मिल जाए, तो वो जो शब्द मिलते हैं, मिलने पर वो या तो उनसे संबंधित कोई नया अर्थ बनाएंगे,
और या पूर्णतः एकदम से नया अर्थ ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो वे सब के सब जो है क्या है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्लियर। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है, तो ये बातें आएगी। यौगिक शब्द की विशेषताएं क्या होती है, तो भी यही बातें आएगी। यौगिक शब्द पहली बात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। दूसरी बात, यौगिक शब्द जो है वो जो दो शब्द मिलते हैं आपस में, उन शब्दों का दोनों का अपना अलग अलग पृथक अर्थ होता है। तीसरी बात, जब ये शब्द मिलते हैं तो या तो वो उनसे संबंधित कोई अर्थ बनाते हैं या फिर बिल्कुल ही कोई नया अर्थ लेकर के वो उस शब्द, दोनों शब्द मिलकर कोई नया अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। क्लियर बात। अब इसमें आते हैं कौन कौन से, है ना। मुख्य रूप से वे समस्त क्या, संधि यानी संधि युक्त जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो सब के सब इसके तहत आएंगे। समास वाले जो समस्त पद होते हैं वो भी सब के सब इसके तहत आएंगे। उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं वो सब के सब इसमें आएंगे। अब आप एक बात का नोट करना, मैं पद शब्द बोल रहा हूं। पद का मतलब क्या होता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है, और स्वतंत्र रूप में कुछ लिखा हुआ है अगर, तो वो शब्द है, और जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो वो पद है। इसलिए ये शब्द और पद का जो भेद है वो भी हमको क्लियर पता होना चाहिए। तो यहां शब्दों की बात हो रही है, तो सब के सब संधि युक्त जो शब्द हैं वो, समस्त जो समास युक्त जो शब्द हैं वो, है ना, उपसर्ग वाले शब्द जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है, तथा प्रत्यय युक्त जो प्रत्यय लगे हुए जो शब्द होते हैं, ऐसे जो ये सारे के सारे इन चीजों से बने हुए जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्लियर। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे विद्यालय संधि युक्त पद है ना, संधि बनी हुई विद्या प्लस आलय, हम जानते हैं, है ना। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर समस्त पद है ये, है ना, समास युक्त शब्द है ये। इसी प्रकार से आपका प्रतिदिन, है ना, ये भी, इसमें भी समास है ना। पता होना चाहिए कौन सा समास है इसमें, है अव्ययी भाव समास है इसमें, है ना, प्रतिदिन। इसी प्रकार से जो है आपका जो है दूध वाला शब्द है ना, ये समस्त पद है ना। और इसी प्रकार से आपका राजमाता शब्द है ना, ईश्वर प्रदत्त, है ना, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, है ना, तो ये भी जो है समास युक्त शब्द है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति है, महर्षि हो गया। इसी प्रकार से आपका कृष्णार्पण शब्द हो गया, कृष्णार्पण, है ना, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पित। इसी प्रकार से चिड़ीमार शब्द हो गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं जो संधि युक्त हैं या प्रत्यय युक्त हैं या उपसर्ग युक्त हैं या समास युक्त हैं, है ना, तो वो सब के सब जो है इसी श्रेणी में आते हैं। और जो अगला आता है वो आता है योग रूढ़ शब्द, है ना। अब तक हमने दो पढ़े हैं रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, कौन कौन से, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अगला आता है योग रूढ़ शब्द। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें यौगिक शब्द होंगे, पहली बात, है ना। मैं आपकी लिखी हुई जो यहाँ पे है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। योग रूढ़ यानी यौगिक का योग शब्द आ गया, मतलब यौगिक शब्द तो ये होंगे ही, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन वे यौगिक शब्द जिनका कोई रूढ़ अर्थ चल रहा है, जैसे दो शब्द मिल गए, है ना, वो तो यौगिक हो गया, लेकिन वो उनका अर्थ इस तरह से तीसरा कोई अर्थ नया जो प्रचलन में है, वो समाज के अंदर उसका अर्थ निश्चित हो गया कि अब इसका अर्थ यही होगा, है ना, तो उसको हम जो है योग रूढ़ शब्द कहेंगे। देखो हम इसकी भाषा में पढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द यानी इसमें जो है वे यौगिक शब्द, ठीक है, क्लियर। यौगिक शब्द का मतलब आप समझ गए, दो शब्द होंगे या तीन शब्द मिले हुए होंगे, ठीक है। वे यौगिक शब्द, ये वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। क्लियर। यानी जो यौगिक शब्द दो शब्द मिले हैं वो दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ऐसे शब्द जो दो मिले हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, किंतु वे, अब उनका शब्दों का दोनों का अलग अलग अर्थ है, किंतु जब वो मिले हैं, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही जो है वो प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। यानी उन दोनों शब्दों के मिलने से हो सकता है और भी कई अर्थ निकल सकते हैं,
लेकिन एक ही अर्थ है, वो मुख्य रूप से रूढ़ हो गया है, अर्थात वो परंपरा में आ गया कि इसका अर्थ ये ही होगा। तो ऐसे शब्दों को हम जो है क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। उदाहरण से आप समझ जाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे, थोड़ा मुश्किल है। उदाहरण देखिए, जैसे पीताम्बर शब्द है। अब आप पीताम्बर का यूं करोगे तो क्या अर्थ होगा, पीत, है ना, संधि बनी हुई है इसमें और समास भी है ना। पीताम्बर, पीत का मतलब क्या होता है, पीला। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र, ठीक है ना। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। तो पीला वस्त्र, सीधा अर्थ तो क्या हो गया, पीला वस्त्र हो गया, है ना। लेकिन अब हम पीताम्बर शब्द का रूढ़गत अर्थ क्या निकाल रहे हैं, जो परंपरा में आ गया है, वो आ गया विष्णु। यानी हम पीताम्बर किसको कहते हैं, विष्णु। जैसे पीत और अंबर शब्द है ना, पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के जो है जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है ना। अब पीत और अंबर दो शब्दों से बना है, लेकिन अब पीताम्बर शब्द का यहाँ अर्थ क्या लिया गया है, जो रूढ़गत अर्थ बन गया है, वो बन गया है विष्णु, है ना। तो अब इसी प्रकार से आप और उदाहरण देखिए। इसी प्रकार से जो है दशानन शब्द है ना, तो इसका 10 आनंद वाला, 10 मुख वाला, यानी कौन है, रावण, है ना। रावण के लिए ये प्रचलन में रूढ़ अर्थ बन गया अब ये रावण, तो इसको हम योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हिमालय है, वैसे तो इसका अर्थ देखें तब तो क्या होगा, हिम का आलय, खजाना, है ना। तो अब अर्थ क्या, ये पर्वत विशेष हो गया है इसका अर्थ। जलज, है ना, जलद। इसी प्रकार से आपका गजानन, है ना, ये सब गजानन गणपति विशेष के लिए हो गया है ना। अब जलज शब्द है, जैसे जलज का अर्थ तो क्या हुआ, जल से उत्पन्न, जल में उत्पन्न, है ना। तो जल में उत्पन्न हम क्या है, कमल के लिए कहते हैं ना। तो योग रूढ़ शब्द क्या बन गया है, कमल। जबकि जल में उत्पन्न तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम सीधा अर्थ क्या लेंगे, कमल, क्योंकि ये रूढ़ योग रूढ़ बन गया है। सामान्य अर्थ इसका यही लेते हैं हम सब। जलद, गजानन, है ना, लंबोदर, गणपति के लिए आता है, लंबा है उदर जिसका, है ना। त्रिनेत्र शिव के लिए आता है ना। इसी प्रकार से आपका चतुर्भुज हो गया, है ना, घनश्याम हो गया। इसी प्रकार से रजनीचर हो गया, है ना, रात में विचरण करने वाले कौन करता है, उनको निशाचर कहता है, राक्षस, है ना। इसी प्रकार से आपका विषधर हो गया, चक्रधर हो गया, है ना। इसी प्रकार से षडानन कार्तिक के लिए आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके जो है ये रावणारी, रावण का दुश्मन शत्रु कौन, श्री राम, है ना। इसी प्रकार से मुरारी, मुरा एक राक्षस है ना, उसका शत्रु, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो कौन हो गया, श्री कृष्ण। तो इस तरीके से जो है ये योग रूढ़ शब्द बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा में आपको बहुत फायदा हुआ होगा, और परीक्षा में आप कैसे ही पूछे जाएंगे। जैसे वहां शब्द दिया मुरारी शब्द में रचना की दृष्टि से शब्द का कौन सा प्रकार अभिव्यक्त हो रहा है, तो वहां दे देंगे आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या कोई अन्य। तो आपको पता होना चाहिए कि योग रूढ़ शब्द, है ना। इस तरीके से जो परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा से बहुत फायदा हुआ होगा, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। हम अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो आप अपने इस चैनल को, जो फ्री है, लाल बटन दबाकर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप दबाकर आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो घंटे का आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।